हेलो दोस्तों, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। हम अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अभी तक जितना भी हमने उत्तराखंड के इतिहास और उत्तराखंड के भूगोल वाले सेगमेंट को कंप्लीट किया है वो बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट थे। वो दोनों सेगमेंट हमारे पूरे हो गए हैं। अपने इस तीसरे सेगमेंट के अंतर्गत हम भारत के संविधान और पॉलिटी के अंतर्गत आने वाला जो बहुत बड़ा पोर्शन है उसको देख रहे हैं। तो अभी तक हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंतर्गत कुल मिलाकर जो हमारे मूल अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, ये जो मूल अधिकार हैं जिनको फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, तो इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने अपने कुछ प्रीवियस एक दो वीडियोस में बहुत अच्छे से इसको हमने कवर किया है। कुछ पोर्शन अभी इसका बचा हुआ है जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले जो अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 था वो कंप्लीट किया था। इसके साथ साथ जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 24 में उसको भी कवर किया था। अब हम यहाँ से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों को कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो सेगमेंट है, सेशन है, वो शुरू होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस वाले हिस्से से हमारा आज का सेशन शुरू होगा। तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चूँकि भारत जैसा जो एक बहुभाषी बहुधार्मिक एक हमारा देश है, इतनी सारी विविधता है, बहुसंख्यक किसी धर्म को मानने वाले जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी तुलना में अल्पसंख्यक भी हैं, तो सभी को किस तरीके से धर्म का अनुपालन करेंगे, अपने अपने धर्म को मानेंगे, वो सारे अधिकार इसमें दिए गए हैं। चूँकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर स्टेट है, ये दोनों शब्द हमने प्रस्तावना में, उद्देशिका में, जिसको प्रियम्बल कहा जाता है, उसमें देख रखा है। तो उस दृष्टिकोण से ये वाला जो हिस्सा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास मुख्य रूप से हमें आर्टिकल्स ही कुछ देखने हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 25 है, इसके अलावा आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, ये चार हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो इनको हमें बारी बारी से देखना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है, एक सेकुलर स्टेट है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं कि भारत जो है वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य होता है। मतलब इसके अलग अलग संदर्भ निकलते हैं। पश्चिमी राष्ट्रों में इसके लिए अलग संदर्भ है, वहाँ तो राज्य का धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर क्योंकि भारत का समाज में धर्म की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बहुत पहले से रही है, तो इस तरह तो हो नहीं सकता है कि राज्य का अपना कोई धर्म से कुछ लेना देना ना हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है कि भारत का अपना जो भारत राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं है। मीन्स हमें इसको जिस तरीके से पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना था तो उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। वहाँ का जो राज्य धर्म है, राष्ट्र का जो धर्म है वो इस्लाम को स्वीकार किया गया है, लेकिन भारत में ऐसा है नहीं। और इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत इस बात को ध्यान में रखते हुए ये तमाम चार आर्टिकल बनाए गए हैं, इनको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। तो अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण एक अनुच्छेद है, जो ये बात करता है कि
अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने तथा अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 के तहत प्रदान की गई है। मतलब एक व्यक्ति अपने धर्म को, कौन से धर्म को मानेगा और एक जो उसको अपने आप को किस तरीके से उस धर्म से जोड़ेगा, ये सारे विचार जो हैं, इस तरह की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 के अधीन भारतीय संविधान में दी रही है। तो इसकी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अंतःकरण करने की, धर्म को अबाध रूप से मानने तथा धर्म के प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति धर्म का अंतःकरण भी कर सकता है, वो किस रूप में, मतलब उस जो ईस्ट है उसको किस रूप में उसकी एक तरह से पूजा करेगा, ये भी उसी को निर्धारित करने का अधिकार है। वो कैसे भी कर सकता है। इसके अलावा अपने धर्म के प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मिलती है। तो ये प्रश्न होता है कि धार्मिक प्रचार, क्या भारत के संविधान में इसको अनुमति दी गई है? तो बिल्कुल दी गई है। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना है कि जबरन धर्मांतरण की अनुमति भारतीय संविधान में नहीं है। प्रचार किया जा सकता है, अपने धर्म में लोगों को धर्मांतरित करने का भी कोशिश हो सकती है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, वो स्वैच्छिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें यहाँ देखना है कि जबरन धर्मांतरण का यहाँ पर परमिशन अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। अगली चीज हम यहाँ से जुड़ती है, आगे अगर हम देखें तो अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। जो एक मामला चलता है आर्टिकल 25 में ही देखें, एक है मंदिरों में महिलाओं या खास जाति के जो लोग हैं, जाति के लोगों के प्रवेश का जो मामला है। जैसे कि एक टेम्पल अभी है, हमने सुना होगा सबरीमाला केस। तो सबरीमाला जो केस है उसमें हम देखते हैं, एक तो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 जिसको हम कहते हैं समानता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 15 है जिसमें कि हमने देखा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई विभेद नहीं करने की बात है। तो कभी कभी क्या होता है कि किस तरह से इसी तरीके से यहाँ पर ये जुड़ता है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म में किस तरीके से उसकी पूजा पाठ करता है, ये सारी स्वतंत्रता उसको दी गई है। तो ये तमाम जो आर्टिकल्स हैं विभिन्न केसों में आपस में जोड़कर देखे जाते हैं, कई मामले इसके निकलते हैं। लेकिन हमें ध्यान में रखना होगा कि इस तरह का मंदिर में प्रवेश का जो मामला है वो भी अनुच्छेद 25 से आकर जुड़ जाता है। उस पर जो प्रतिबंध लगते हैं या जो उपाय किए जाते हैं वो इन्हीं अनुच्छेदों के अधीन देखे जाते हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद 25 था, इसको हमने देखा। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 को हमें यहाँ पर देखना है। तो अभी तक जो हमने आर्टिकल 25 देखा था, आर्टिकल 25 में जो बातें थी वो थी जो भी उसकी भाषा है उसको अभी हमने समझा, उसी से रिलेटेड ये अनुच्छेद 26 है, जो ये कहता है कि जो भी धार्मिक कार्य हैं उनका प्रबंधन किस तरह होगा, प्रबंध करने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 26 में दी गई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 26 में देखने को मिलती है। तो
किस तरीके से किसी धर्म से जुड़े हुए जो कृत्य हैं उनका प्रबंधन किया जाएगा, उनको करवाया जाएगा ताकि पूरी व्यवस्था बनी रहे। इस तरह के जो विचार हैं वो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो जहां पर आर्टिकल 25 जो व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है, व्यक्तिगत अधिकार हैं कि कोई व्यक्ति किस तरीके से अपने धर्म को मानेगा, उसका प्रचार करेगा, अपने इष्ट देव का अंतःकरण करेगा, तो ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत आती है। लेकिन आर्टिकल 26 के अंतर्गत जब धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात होती है तो ये पूरे के पूरे धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक अधिकार हो जाता है कि उस धर्म का जो संपूर्ण हिस्सा है, जो उस धर्म को मानने वाले जो सभी लोग हैं, जो पूरा का पूरा धार्मिक संप्रदाय है, उसके अधिकार को इंगित करता है अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों को बतलाता है, वहीं अनुच्छेद 26 हमें पूरे धार्मिक संप्रदाय के अधिकार को प्रदर्शित करता है। तो ये हमने दोनों आर्टिकल देख लिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। तो आर्टिकल 27 एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है और ये कहता है कि किसी विशेष धर्म से संबंधित करों के संदाय से स्वतंत्रता। तो ये एक भाषा है इस आर्टिकल 27 की। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को किसी खास धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी तरह के टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी टैक्स जो है किसी धार्मिक गतिविधि के लिए, खास धार्मिक गतिविधि के लिए, उसमें हम नहीं कोई योगदान कर सकते हैं। हाँ, अगर वो चीज़ अगर एक खास धर्म के लिए वो चीज़ हो रही है तो फिर उसी तरह का किसी दूसरे धर्म की गतिविधि के लिए भी किया जाना चाहिए। इसमें भी कई सारे मामले हैं, लेकिन उतना डीपली हमें नहीं देखना है। यहाँ बस हमें ये समझना है कि आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म से संबंधित कार्यों में करों के संदाय से स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये एक अनुच्छेद 27 के अंतर्गत ये बात लिखी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 28 आता है भारत के संविधान का। ये क्या है, इसको हम देखते हैं। आर्टिकल 28 की जब बात होती है तो आर्टिकल 28 ये भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो ये अधिकार है, इसमें मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा से संबंधित कुछ स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। तो इसमें शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा संबंधी क्या दिया गया है, यहाँ पर स्वतंत्रता प्रदान करी गई है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 25, 26, 27 को देखने के बाद जब हम अनुच्छेद 28 देखते हैं तो वो धार्मिक शिक्षा, जैसे कोई क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, कुछ खास विशेष धर्म से जुड़े हुए स्कूल्स होते हैं, तो उसमें क्या धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, उससे जुड़े हुए कुछ प्रावधान अनुच्छेद 28 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 28 में जो मुख्य रूप से कुछ बातें बताई गई हैं वो बताई गई हैं कि क्या जो हमारे विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, इसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। तो इसको हमें अनुच्छेद 28 में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो अनुच्छेद 28 की बात करें तो इसमें हमें कुल मिलाकर एक प्रकार का विद्यालय मिलता है। अगर हम बात करें तो उसमें 4 तरह के विद्यालय देखने को मिलते हैं। पहला वो जिसका
जो पूरा रख रखाव है वो किसके पास हो, राज्य के पास हो, सरकार के पास हो। दूसरे ऐसे विद्यालय मिलते हैं जिसका प्रशासन तो राज्य के पास हो, लेकिन उसकी स्थापना जो हुई हो वो किसी ट्रस्ट के आधार पर हुई हो। तीसरा हमारे पास ऐसा विद्यालय देखने को मिलता है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो। और चौथा विद्यालय हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो राज्य से वित्त प्राप्त करता हो। तो ये चार तरह के विद्यालयों का उल्लेख अनुच्छेद 28 के अंतर्गत जो धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान है उससे जुड़ा हुआ है। इसमें अगर हम धार्मिक शिक्षा की बात करें तो धार्मिक शिक्षा जो है वो किसी भी राज्य के द्वारा स्थापित जो संपूर्ण रख रखाव जिसमें राज्य का होगा वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं देने का प्रावधान है। तो ये जो पहला वाला पॉइंट है इसमें हमें समझ में आया कि जिन विद्यालयों की स्थापना, उसका प्रशासन, उसका संपूर्ण रखरखाव सरकार के हाथ में है, जो जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर किसी तरह के धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति नहीं है। जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे ये जो कॉलम हैं, इस तरह के जो स्कूल हैं, यहाँ पर स्वैच्छिक तौर पर शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 28 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद था धार्मिक शिक्षा के दृष्टिकोण से, जिसमें कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें किसी तरह के धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं है। विशेषता अगर हम देखें तो चार तरह के जो हम विभाजन देख रहे हैं, इन्हीं चार विभाजनों में हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जिसमें कि पहला जो प्योर हमारा गवर्नमेंट स्कूल है वो राज्य के द्वारा धार्मिक शिक्षा देने की बात करता है। दूसरा जिसका प्रशासन राज्य और जिसकी स्थापना ट्रस्ट के द्वारा की गई है उसमें। तीसरा मान्यता प्राप्त स्कूलों में। और तीसरा वित्त सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों में स्वैच्छिक तौर पर धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान हमें देखने को मिला है। तो इस तरीके से हमने कुल मिलाकर भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं में एक शामिल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाले हमारे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देखा है। अब हम अगला जो हमारी भाषा एवं संस्कृति संबंधी अधिकारों वाला मूल अधिकार है उसको देखते हैं। तो अब हमारा जो अगला सेगमेंट होगा वो है एक अगले हमारे अधिकारों से जुड़ा हुआ, जिसको हम कहते हैं शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। तो जिस तरीके से हमने सबसे पहले मूल अधिकारों के अंतर्गत आने वाले अपने 6 मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा था, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर उसके बाद ये शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार हमारे संविधान में प्रदत्त किए गए हैं। इस शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकारों के अंतर्गत आने वाले जो हमारे आर्टिकल हैं वो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं 29, आर्टिकल 29, और एक है आर्टिकल 30। तो ये 2 आर्टिकल इस मूल अधिकार से जुड़े हुए हैं। बहुत डिटेल से इसमें कुछ हमें देखना नहीं है, सिर्फ इसकी भाषा हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 29 कई बार पूछा जाता है
इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 29 की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है कि नागरिकों के अनुभागों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण की स्वतंत्रता इसमें प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 29 की जब हम बात करते हैं, अनुच्छेद 29 की जब बात की जाती है तो अनुच्छेद 29 की जो लैंग्वेज है वो यही है, क्योंकि भारत में कई तरह की भाषाएं, लिपि, संस्कृति है और कई छोटी छोटी भी ऐसे वर्ग हैं जिनकी अपनी भाषा, संस्कृति है, बड़े वर्ग भी हैं। तो सबको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, क्योंकि उनकी वो एक कह सकते हैं सांस्कृतिक विरासत है जिसको बचा के रखना जरूरी है। तो उसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत इस तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ हमें देखना होगा कि ये जो लाइन है नागरिकों के अनुभागों, तो ये क्या है कि संपूर्ण जितने भी हमारे नागरिक हैं उन्हीं के लिए क्लॉज है। हमने देखा है कि कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं, तो उसमें अनुच्छेद 29 भी आता है, अनुच्छेद 30 भी आता है। तो ये जो अनुच्छेद 29 है वो नागरिक के अनुभागों की बात करता है, मतलब इसमें बहुसंख्यक भी शामिल हैं, बहुसंख्यक भी हैं और दूसरे अल्पसंख्यक भी हैं। ठीक, तो ये बहुसंख्यक भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, दोनों इसमें शामिल हैं। भारत में जो नागरिकों के अनुभाग हैं, चाहे उसमें बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, दोनों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त की गई है? तो वो अनुच्छेद नंबर है हमारा 29, अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29 के अंतर्गत, जो कि शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकारों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसमें इस तरह की भाषा, लिपि, संस्कृति को नागरिकों के अनुभागों के द्वारा संरक्षित करने के अधिकार को बताया गया है। तो इसमें क्योंकि अनुभाग लिखा है यानी कि सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं है, ये बहुसंख्यकों को भी अधिकार दिया गया है। तो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकारों का जो अनुच्छेद 29 वाला खंड है वो याद रखें सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, वो बहुसंख्यकों के लिए भी है, तो दोनों के लिए। लेकिन अनुच्छेद 30 जो हम देखेंगे वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 30। तो जब अब बात होती है अनुच्छेद 30 की, तो अनुच्छेद जो है बात करता है ये अल्पसंख्यक जो संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान हैं, उनसे जुड़ी हुई इसमें चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें बताया गया है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन आदि का अधिकार, या इसको हम कह सकते हैं प्रशासन आदि का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो अनुच्छेद 30
जो कि शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, मूल अधिकार जो हैं उसके अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद 30 में ये बात कही गई है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको शैक्षणिक संस्थान, अपने धर्म से जुड़े हुए, अपनी भाषा से जुड़े हुए जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी स्थापना करने और उसके प्रशासन को चलाने का अधिकार है। तो यहाँ पर हम जहाँ देखेंगे कि अनुच्छेद 29 की जब बात की जाती है तो इसमें मेजॉरिटी भी हैं प्लस माइनॉरिटीज भी हैं, बहुसंख्यक भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नागरिकों के अनुभाग की बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद 30 में सीधे अल्पसंख्यक शब्द लिखे गए हैं। भारत में दो तरह के अल्पसंख्यक हैं, एक हैं भाषाई अल्पसंख्यक, हमारे देश में पहले बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थीं, अब कुछ भाषाएं समाप्त हो चुकी हैं, कुछ समाप्ति की ओर हैं। तो जिसमें बोलने वाले कम लोग हैं तो वो भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में आएंगे, और दूसरे होते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक। दो तरह के अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने की परमिशन है, प्रशासन करने का अधिकार है, तो अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो भाषाई आधार पर और दूसरा धार्मिक आधार, दोनों पर निर्मित हो सकते हैं। और ये केवल किसके लिए होगा? अनुच्छेद 30 केवल अल्पसंख्यकों के लिए। तो जहां अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 की तुलना पूछी जाए तो वहां पर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 29 में नागरिकों के एक अनुभाग की बात होती है, इसलिए इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों आएंगी, और जबकि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात कही गई है। तो इस तरीके से हमने शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकारों को कवर कर लिया है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 30 तक की कहानी को कंप्लीट किया है। अब हम इसमें थोड़ा सा अनुच्छेद 32 पढ़ने से पहले जो अनुच्छेद 31 है उसको, जो पहले था अब हटाया जा चुका है, उससे संबंधित कुछ चीज़ें देखेंगे। फिर इसी में 31A भी है, B भी है और C भी है, उसको भी देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान में मूलतः जैसा कि हमने देखा था, संपत्ति का अधिकार क्या प्रदान किया गया था? एक मूल अधिकार के रूप में इसको रखा गया था। इससे जुड़े हुए हमारे पास दो क्लॉज थे, एक था अनुच्छेद 19 क्लॉज 1, यानी कि अनुच्छेद 19 खंड 1 का उपखंड च ये हुआ करता था। इसके अलावा इसको हम आर्टिकल 19(1)(f) भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 31 हुआ करता था। इसमें क्या था? 19(1) खंड च में या 19(1) सब क्लॉज F में कि इसमें किसी भी तरह की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति के अधिग्रहण, उस पर किसी तरह का अधिकार रखने का एक तरह से यहाँ पर स्वतंत्रता दी गई थी संविधान के अंतर्गत। दूसरी तरफ जो अनुच्छेद 31 था वो अपनी संपत्ति से वंचन के विरुद्ध एक अधिकार दिया गया था। तो इसमें लिखा जा सकता है, अनुच्छेद 31 भारतीय संविधान का संपत्ति के विरुद्ध, संपत्ति के वंचन के विरुद्ध
एक तरह का मूल अधिकार दिया गया था। इस तरह का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 के रूप में प्रदान किया गया था। ये हमने देखे हैं, अनुच्छेद 31 को हम जब देख रहे हैं तो इसमें ये बातें थी, किसी की संपत्ति छीनी नहीं जा सकती है, और अगर इसका यहाँ पर बात करें कि अगर ऐसा वंचन हो रहा है तो वो सार्वजनिक कल्याण के लिए होगा। जैसे कहीं रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही है या हॉस्पिटल बनने हैं, तो उस तरह की जो भूमि होगी या संपत्ति होगी तो उसका अधिग्रहण, उसका वंचन जिसके नाम पर है उसको तभी हम करेंगे जब ये सार्वजनिक कल्याण के लिए हो, और दूसरी चीज़ है इसके लिए उसको क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी जिसकी वो संपत्ति होगी। तो ये इस तरह की बात संपत्ति के वंचन के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 31 में किया गया था। लेकिन वर्तमान में क्या है कि ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, ये मूल अधिकार अब नहीं है। ये अब क्या हो चुका है, इसको हटाया जा चुका है, और अब ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसको हम देखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो हमारा प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 31 आते थे, ये दोनों अनुच्छेद अब निरस्त कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। इनको मूल अधिकार की जगह कानूनी अधिकारों के रूप में कहाँ रख दिया गया है, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत, जो कि भाग 12 का हिस्सा है। तो अनुच्छेद 31 को समझने के, जो पहले था अब हटा दिया गया है, उसके समझने के क्रम में ये बात हमने समझ ली है। अब हम ये समझते हैं कि जो आर्टिकल 31 था वो तो हट गया, लेकिन अब हमारे संविधान के अंतर्गत एक अलग अलग संवैधानिक संशोधनों, पहले 5वें, 7वें, 25वें, इस तरह के संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से संविधान में 31, अनुच्छेद 31 के स्थान पर, मतलब अनुच्छेद 31 तो संविधान से हट चुका है, लेकिन उसकी जगह अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B और अनुच्छेद 31C जोड़ दिया गया है। तो इनको हमें थोड़ा सा समझना है कि अनुच्छेद 31A क्या है, B क्या है और अनुच्छेद 31C क्या है। तो इनको हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये एक तरह से मूल अधिकारों के अपवाद के तौर पर देखे जाते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे कानून बनाए जाएंगे इन अनुच्छेदों के अधीन रहते हुए, जिनको हम मूल अधिकारों के उल्लंघन के नाम पर समाप्त नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उनको समाप्त नहीं कर सकता है। इस तरह के जो प्रावधान हैं वो इन अनुच्छेदों के अधीन दिए गए हैं। इसमें क्या है, अगर इसकी संपूर्ण भाषा देखी जाए अनुच्छेद 31A की, तो ये है संपदाओं आदि के अर्जन करने वाली विधियों, संपदाओं
आदि के अर्जन करने वाली विधियों या उपबंध करने वाली जो विधियां हैं, विधियां, उनकी व्यापत्ति इसको कहा जाता है, विधियों की व्यापत्ति। मतलब इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कुछ ऐसी संपदाएं, जैसे वित्त, जो हमारा वित्त या संपत्ति है, उसके अधिग्रहण करने वाले कुछ जो कानून होंगे, उनसे निर्मित जो व्यवस्थाएं होंगी, उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा। और ये जो अर्जन करने वाली विधियां हैं, ये कुल मिलाकर 5 क्षेत्रों से संबंधित होंगी। इन 5 क्षेत्रों के अधीन, जैसे कि निगमों के अधिग्रहण, इस तरह का जो काम होगा, निगमों के अधिग्रहण से संबंधित कुछ विधियां होंगी। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि खनन पट्टों का पुनर्निर्धारण, खनन पट्टों का पुनर्निर्धारण, ये इत्यादि हमारे पास 5 क्षेत्र हैं जिनसे संबंधित अगर कोई कानून बनता है तो उसको हम अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, या हम देख सकते हैं कोई और मूल अधिकार जो हैं उनका उल्लंघन अगर उसमें होता है तो इस आधार पर इन कानूनों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 31A में है। दूसरी तरफ अगर हम अनुच्छेद 31B की बात करें तो अनुच्छेद 31B के अंतर्गत ये कहा गया है कि कुछ अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण। इसमें क्या है कि 31A के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि केवल 5 क्षेत्र बताए गए थे जिनसे संबंधित, जिसमें कि संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कुछ क्षेत्र हैं, ये उनसे जुड़े हुए जो कानून बनाए जाएंगे उनको मूल अधिकार, क्योंकि हम जो 31A, B और C देख रहे हैं वो मूल अधिकारों के एक तरह से अपवाद हैं। तो इस तरह के जो कानून 31A के अधीन बनेंगे उनको मूल अधिकारों के विरोधी होने के कारण समाप्त नहीं किया जाएगा, ये बात इसमें थी। जबकि 31B के अंतर्गत ये है कि 5 क्षेत्र जो हैं ये सीमा इसमें नहीं है, इसमें ये ज़्यादा व्यापक है, उससे बहुत सारे क्षेत्र इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये 31B था। लेकिन इन दोनों अनुच्छेदों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो है 31C का, जो हमें थोड़ा देखना है। अगर हम अनुच्छेद 31C की बात करते हैं तो अनुच्छेद 31C जो है सबसे पहले संविधान में 25वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 25वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था 31C, या इसको हम 31G, अनुच्छेद 31G भी कहते हैं। तो अनुच्छेद आर्टिकल 31C 25वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें जो मैंने पहले ही बताया था कि यदि सरकार, यदि राज्य, हम कहें कि अनुच्छेद 39ख और अनुच्छेद 39G में उल्लेखित कोई बात है, ये क्या पोर्शन है, ये नीति निर्देशक तत्वों के भाग हैं, इनको भी बाद में हम देखेंगे। तो इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय अगर कोई कानून बनाया जाता है तभी तो लागू होगा। तो ये कानून यदि आर्टिकल 14 के अंतर्गत समानता और आर्टिकल 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का विरोधी है
तो भी इस कानून को समाप्त नहीं किया जाएगा, ये कानून बना रहेगा। तो ये व्यवस्था अनुच्छेद 31C के अंतर्गत करी गई थी, इसको हम समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने एक मूल अधिकारों के अपवाद, संपत्ति के अधिकार, उनसे जुड़ा हुआ जो पहले अनुच्छेद 31 था जो अब समाप्त हो गया है, उसको देख लिया। इसके अलावा जो हमने अलग अलग संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से 31A, B और C जोड़े गए हैं, 31 क, ख और ग जोड़े गए हैं, उनको समझा है। अब हम अपने एक अनदर, हमारे पास एक मूल अधिकार है, अंतिम मूल अधिकार हम कह सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको हमें देखना होगा। तो ये हमारा एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही आर्टिकल हमें देखने को मिलता है और वो आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 32। तो आर्टिकल नंबर 32 को हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो एक स्थिति ये बनती है कि संविधान के अंतर्गत जो प्रदत्त मूल अधिकार हैं, अगर वो मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो और उसे बचाए रखने के अधिकार संविधान में नहीं दिए गए हैं, तो संविधान द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं वो फिर व्यर्थ हो जाएंगे। तो इसीलिए संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 जो है वो ये कहता है कि संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के हनन के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक मूल अधिकारों के हनन के विरुद्ध न्यायालय जाने की क्या है, परमिशन देता है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो न्यायालय की जो शरण है उसमें जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 के अधीन प्रदान किया गया है। मतलब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि मूल अधिकारों का संरक्षण स्वयं में एक मूल अधिकार है। तो दो चीजें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के हनन के विरुद्ध कोर्ट जाने का जो परमिशन है, वो व्यवस्था है, वो अनुच्छेद 32 के अधीन है। मतलब मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मूल अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये लाइन है आर्टिकल 22 से संबंधित कि मूल अधिकारों के संरक्षण का जो अधिकार है वो स्वयं में एक मूल अधिकार है। ये बात हमें समझनी चाहिए। तो ये जो मूल अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिए गए हैं, इनसे कुछ जुड़े हुए कुछ अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनको हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है कि किसी व्यक्ति का अगर कोई मूल अधिकारों का हनन होता है, अगर मूल अधिकारों का
हनन हुआ है तो वो व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं, वहां जा सकता है और फिर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 का उपयोग कर कुछ रिट जारी कर सकते हैं, कुछ अधिदेश जो हैं, आदेश जो हैं वो पारित कर सकते हैं। तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अधीन रहते हुए मूल अधिकारों का हनन होने पर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय जो है ये भी अनुच्छेद 32 के तहत भी रिट जारी कर सकता है और आर्टिकल 226 के तहत भी रिट जारी कर सकता है। अभी रिट क्या होता है इसको हम देखेंगे, लेकिन एक तरह का आदेश है, ये एक कोर्ट का आदेश समझ लिया जाए, निर्णय समझ लिया जाए। तो आर्टिकल 32 के अधीन मूल अधिकारों का हनन होने पर रिट जारी करने की जो शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन कुछ इसी तरह की जो शक्ति है वो हाई कोर्ट में भी है, लेकिन हाई कोर्ट जो है 32 के अधीन भी कर सकता है और आर्टिकल 226 के अधीन भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना मूल अधिकार हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करवाने के लिए उच्च न्यायालय जाता है तो उच्च न्यायालय उसके लिए बाध्य नहीं होगा, जबकि उच्चतम न्यायालय को तो सर्वोच्च न्यायालय ने बाध्य कर रखा है कि वो रिट जारी करेगा अगर 32 के अधीन कोई व्यक्ति आता है, अनुच्छेद 32 के अधीन अगर उसका जो मूल अधिकार है उसका हनन होता है। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझना है कि मूल अधिकारों के हनन का जो मामला है वो उसके लिए रिट जारी जो है वो उच्च न्यायालय भी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है, लेकिन बाध्यता उच्च न्यायालय पर अधिक होगी। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य विषय पर भी रिट जारी कर सकता है। तो यहां पर अनुच्छेद 32 के अधीन भी उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, दूसरी तरफ आर्टिकल 226 के अधीन भी हमारा जो उच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है किसी अन्य विषय पर, जबकि सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अधीन केवल और केवल मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है। तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। अब हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 32 है उसके अधीन कितनी तरह की रिटें जारी होती हैं। तो इनके बस हमें नाम देखने हैं और थोड़ा सा समझना है। तो एक हमारे पास यहां पर रिट होती है जिसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये एक रिट है संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अधीन जब मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तब इस तरह की रिट क्या होती है, जारी की जाती है। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 32 के अधीन इसको हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में जो ये हमारे पास ये रिट जारी की जाती है। इसका अंग्रेजी का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। इसका जो नाम यहाँ आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का वो आता है हैबियस कॉर्पस। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम की एक रिट है यहाँ पर। इसके अलावा दूसरा जो हम देखेंगे, दूसरा हमारे पास जो भाग आता है जो हमें समझना होगा वो है परमादेश, फिर इसी तरह से उत्प्रेक्षण
एक रिट है जिसको कहते हैं प्रतिषेध, और एक जो रिट हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं अधिकार प्रेक्षा, उसको कहा जाता है। तो इस तरीके से आर्टिकल 32 के अधीन जितनी भी रिट जारी की जाती है, रिट जो जारी होती हैं उनकी एक सूची हमें यहाँ पर बता दी गई है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसी तरीके से अगर हम बात करें परमादेश को, उसको मैंडमस कहा जाता है। परमादेश की जो रिट है इसको कहा जाता है मैंडमस। इसी तरीके से उत्प्रेक्षण है, प्रतिषेध है, प्रतिषेध को प्रोहिबिशन कहा जाता है, और जो उत्प्रेषण है उसको कहते हैं सेंटिवरी, और प्रतिषेध को कहा जाता है प्रोहिबिशन, और अधिकार प्रेक्षा को क्यो वारंटो कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो रिट हैं जो कि मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को ये आदेश देते हैं कि वो इस तरह की रिटें जारी कर सकता है। तो ये जो रिट हैं ये बहुत बार पूछे गए हैं और इसको हमें यहाँ पर समझना चाहिए। जैसे कि अगर हम अधिकार प्रेक्षा कहते हैं तो अधिकार प्रेक्षा का मतलब ये हुआ कि जैसे अधिकार प्रेक्षा की बात की जाए, इसको ऐसे हम रफली समझ लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालय में है और वो किस हैसियत से वो पद आसीन किए हुए है, ये जानने के लिए जब कोर्ट के द्वारा कोई रिट जारी होती है तो उसको हम कहते हैं अधिकार प्रेक्षा, क्यो वारंटो रिट कहा जाता है। दूसरी तरफ प्रतिषेध जिसको कहते हैं, ये हमें प्रोहिबिशन, जिसको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को रोकना, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिषेध के अंतर्गत जैसे कि हमारा कोई उच्च न्यायालय है, वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को किसी खास तरह के निर्णय देने से रोकने के लिए ये प्रोहिबिशन वाला क्लॉज अपनाता है, रिट अपनाता है। तो ये प्रतिषेध हो गया। इसी तरह से उत्प्रेक्षण, जैसे कि अधीनस्थ न्यायालयों में कोई मामला है, उसको हाई कोर्ट मंगाना चाहता है, तो ये अपने अधीनस्थ जो हमारे कोर्ट्स हैं उनसे वो मामला अपने पास बुला सकता है। ये बात जो है उत्प्रेक्षण में बताई गई है। परमादेश मतलब परम आदेश, ये मैंडमस जिसको कहते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो ये जो परम आदेश है, यानी कि हम आदेश देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कोर्ट है, जो हमारा न्यायालय है, वो किसी अधिकारी से ये आदेश दे सकता है, पूछ सकता है कि उसने ये कार्रवाई कर रहा है कि क्यों नहीं कर रहा है, क्या स्थिति है। ये इस तरह का मैंडमस होता है, परम आदेश इसको कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों रूपों में जारी होता है, दोनों के लिए जारी होगा। सार्वजनिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ये इस तरीके से हमने अनुच्छेद 32 के अधीन अपने इन 5 रिटों को अच्छे से समझ लिया है। अनुच्छेद 32 और उसके अधीन ये सारे हमारे रिट हैं जो कि पूछे जा सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। इसमें से हमें ये देखना है कि जो प्रतिषेध नाम का ये हमारा रिट है, ये केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थानों के लिए जारी हो सकता है। ये भी कई पेपर्स में ये पूछा गया है
कि अनुच्छेद 32 के अधीन जो हमारा ये एक पावर है रिट जारी करने की, जिसमें उत्प्रेक्षण आता है जिसको यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उत्प्रेक्षण को क्या कहा गया है, ये हमारी रिट है जिसको हम ये जो प्रतिषेध वाली जो रिट है, इसको सेंट्यूरी नहीं है, ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के बारे में ये प्रोहिबिशन है, प्रतिषेध का हिस्सा है। ये प्रतिषेध का जो भाग है वो लागू किया जा सकता है। तो ये केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक व्यवस्थाओं के लिए प्रतिषेध जारी हो सकता है। तो ये बात हमने इसमें देखी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक बार मैं फिर रिवाइज करता हूं, थोड़ा ये जो हिस्से हैं ये कंफ्यूजिंग वाले हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि सबसे पहला जो, एक बार इसको कंक्लूड किया जाए यहाँ पर, कि सबसे पहला जो हमारा रिट है अनुच्छेद 32 के अधीन, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं। हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि प्रस्तुत किया किसको, जिसको बंदी बनाया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति जिसको बंदी बनाया गया है उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि उसके मूल अधिकारों का जो हनन हुआ है उसकी समीक्षा हो सके कि ये सही था कि गलत था। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक तरह से हमने बात समझी। ये सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी जारी हो सकता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकता है, सार्वजनिक प्राधिकरणों के भी खिलाफ हो सकता है। तो इस तरह से हैबियस कॉर्पस को हमने समझा। दूसरा आता है परमादेश, जिसको कि मैंने लिखा है मैंडेमस। इसका मतलब ये होता है परम आदेश, यानी कि हम आदेश देते हैं कि ये क्या होता है कि परमादेश मतलब मैंडेमस, यानी कि इसको हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब हुआ हम आदेश देते हैं। और हैबियस कॉर्पस का मतलब हुआ कि प्रस्तुत किया जाए। ये सब पेपर्स में इसी तरह से पूछ दिया जाता है, तो सब सारे मतलब इसके पता होने चाहिए। तो परमादेश हम आदेश देते हैं, मतलब न्यायालय सार्वजनिक अधिकारियों से किसी कार्य को ना करने का कारण पूछ सकता है। तो इसके लिए कोई व्यक्ति कोर्ट चला जाएगा और 32 के अधीन मैंडेमस जारी करवाएगा और तब पूछेगा कि आपने ये क्यों करा। तो ये मैंडेमस हम आदेश देते हैं परमादेश कहलाता है। इसके अलावा जो उत्प्रेक्षण है, मतलब कोई मामला है जिसको कोर्ट क्या करता है, अपने पास बुलाना चाहता है अधीनस्थ न्यायालयों से, जिसको हम सेंटियोरी कहते हैं, वो उत्प्रेक्षण का मामला होता है। प्रमाणित करना यानी कि मामलों को के स्थानांतरण से संबंधित ये चीजें हैं। प्रतिषेध, जैसा कि हमने देखा कि न्यायिक अर्धन्यायिक दोनों के लिए है, अधिकार प्रेक्षा को भी समझ लिया। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आने वाले अधिकारों को देख लिया है। तो मूल अधिकारों के अंतर्गत अब हमारे 32 तक के अनुच्छेद पूरे हुए हैं। अब हम कुछ छोटे छोटे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 33, एक है आर्टिकल 34 और एक है आर्टिकल 35। तो इस तरीके से हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक का जो मूल अधिकारों वाला सेगमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें आर्टिकल 33 की, 34 की, उसकी बात करें तो सबसे पहले हमारा जो हिस्सा है अनुच्छेद 33 का है।
वो है आर्टिकल 33 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 33 क्या है, जो संसद को ये पावर देती है, किसको, विधानमंडल को नहीं, संसद को पावर देती है कि संसद को ये शक्ति दी जाती है कि वो सैन्य बल हैं, पुलिस हैं, इनके मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधि बना सके। तो ये संसद को ये अधिकार देती है कि वो पुलिस बल हैं, ठीक है, उनको आम इंसानों की तुलना में उनके जो मूल अधिकार हैं वो सीमित हैं, सैन्य बल हैं क्योंकि उन पर सुरक्षा की जिम्मेदारियां हैं। अगर हर कोई को सामान्य व्यक्ति की तरह मूल अधिकार दिया जाने लगे तो व्यवस्थाएं थोड़ी चल नहीं पाएंगी, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए उनके मूल अधिकारों को थोड़ा सीमित किया गया है। इसी तरह जो आर्टिकल 34 की बात की जाती है, तो आर्टिकल 34 के अंतर्गत क्या है कि एक तो हमने राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी है, 352, 356 और जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, वित्तीय आपातकाल 360 में है, आर्टिकल 360। इसी तरीके से कभी क्या होता है कि देश की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि जैसे हमें वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेना के हाथ में पूरी चीज़ें सौंपनी पड़ेंगी, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 34 जो है वो मार्शल लॉ लगाने की बात करता है, सैन्य शासन वहाँ पर स्थापित करने का अधिकार भी किसके पास है, संसद के पास है। तो ये चीज अनुच्छेद 34 के अंतर्गत है। और फिर अनुच्छेद 35 है कि वो इस भाग 3 के अंतर्गत संसद को कोई विधि बनाने की पावर देता है। तो ये अनुच्छेद 35 हो गया। तो इस तरीके से हमने मूल अधिकारों के अंतर्गत आने वाले बहुत बड़े सेगमेंट को कंप्लीट कर लिया है, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा भाग 3 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद नंबर 12 से अनुच्छेद नंबर 35 तक की जो स्थिति थी वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो ये मूल अधिकारों वाला हमारा सेगमेंट यहाँ पर पूरा हो गया है। तो इस तरीके से हमने इसमें मूल अधिकार के सेगमेंट को कंप्लीट किया है। इस वीडियो को मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आने वाले जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको कहा जाता है उसको हम कंप्लीट करेंगे, उसके तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।